नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। याद करिए, साल 1984 बीजेपी की केवल 2 सीट थी। 1984 से चलकर अब 2025 में आप आ जाइए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, देश के सारे बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लोग बोलते हैं कि भैया बीजेपी की आखिर ताकत क्या है। सवाल खड़े करता है विपक्ष कि बीजेपी तो भाई वोट चोरी कर लेती है, बीजेपी तो ईवीएम हैक कर लेती है, लेकिन यह नहीं समझता विपक्ष कि बीजेपी की रणनीति कैसे होती है। आखिर इस कामयाबी के पीछे बीजेपी किस तरीके से प्लानिंग करती है, किस तरीके से जमीनी स्तर पर बीजेपी का अभियान चलता है और कैसे वोटर्स को बीजेपी अपने पाले में लाने में कामयाब होती है। क्योंकि विपक्ष को इस बारे में पता नहीं है, ना ही विपक्ष को इस बारे में अंदाजा है कि आखिर वोटर्स को कैसे लुभाना है। एक खबर बिहार से सामने आई है और बड़ी दिलचस्प खबर है। हमने सोचा कि आप लोगों के सामने खबर जरूर बतानी चाहिए। खबर है सांगा यात्रा की। दरअसल बीजेपी के नेता हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। कहा जा रहा था कि शायद सिरे से लगा दिए गए, लेकिन बीजेपी को पता है कि किस वक्त किस जगह कौन से नेता को मैदान में उतारना है। बीजेपी जानती है कि हमारा कौन सा हथियार किस युद्ध में काम आएगा। राजीव प्रताप रूढ़ी इस वक्त बिहार में है, हेलीकॉप्टर दे दिया गया है, मैदान में छोड़ दिया गया है कि जनाब जाइए, और उसका असर भी अब नजर आ रहा है सांगा यात्रा के दौरान। मेरे साथ पंकज सर मौजूद हैं, बिहार की राजनीति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पंकज सर, सांगा यात्रा, राजीव प्रताप रूढ़ी, दोनों की चर्चा है, कैसे समझ रहे हैं? बिहार में कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं? अभिषेक, पिछले कई चुनावों से जब आप देखिएगा कि जो राजपूत वोटर्स हैं ना, बिल्कुल, वो एनडीए से इधर उधर जा रहे थे, छिटक रहे थे। एक समय ऐसा आया कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के 4 सांसद जीते, 3 राजपूत थे, एकलौते लालू प्रसाद यादव थे। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपको पता है कि पवन सिंह फैक्टर के कारण, पवन सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं, बिल्कुल, तो पवन सिंह फैक्टर के कारण भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर नुकसान हुआ। जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और जब समीक्षा बैठक हुई तो कई राज्यों की तरह बिहार पर भी चर्चा की गई, और उसी वक्त यह फैसला किया गया था कि कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल। अब जरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास राजपूत चेहरे कौन कौन से थे। एक राधा मोहन सिंह थे जो कि बुजुर्ग हो गए हैं, दूसरे आरके सिंह थे जो कि हार गए चुनाव, और ऐसे उनकी उम्र जो है 76 साल हो गई है, तो वो 2029 के स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठते थे। अब वहां से ढूंढा गया एक ऐसा नेता जो कि लगातार जीत रहा था और वरिष्ठ भी है, लेकिन मीडिया के सुर्खियों से अलग था। फिर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव। अचानक पूरे देश की मीडिया इस चुनाव को कवर करने लगी, और इस चुनाव में पूरे देश में राजपूत बनाम जाट का नैरेटिव बनाया गया था। याद है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब? इससे पहले किसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बारे में कोई जानता तक नहीं था। जब पूरे देश की मीडिया एक क्लब को कवर करने लगे तो उसी वक्त कान खड़े हो जाने चाहिए थे कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए पूरे देश में। यह आपको पता हो कि करनी सेना से लेकर जितने भी क्षत्रिय संगठन थे, सबने सपोर्ट किया था। तो वो था जमीन गर्म करना, मोमेंटम बनाने की शुरुआत। उसके बाद क्या हुआ कि राजीव प्रताप रूढ़ी चैनलों में इंटरव्यू वगैरह देने लगे। वो खत्म हुआ दौर, तो बिहार में निकली एक सांगा यात्रा। ये सब कुछ हो रहा है विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले, याद रखिए। और बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर राजपूत मतदाताओं के बीच यह सांगा यात्रा निकाली गई। कारण यह बताया गया, जो कि बिहार के भी कई पत्रकार बताते हैं, कि जो मन का गुबार था राजपूत समाज के अंदर, इस सांगा यात्रा से निकल जाए। शिकायतें हुई, सुना गया, उनके मुद्दे सुने गए, सब कुछ जब हो गया, जब सांगा यात्रा कंप्लीट हुआ तो बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। और विधानसभा चुनाव की जब घोषणा हुई तो आप टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए।
15 राजपूतों को दिया है टिकट भारतीय जनता पार्टी ने, और एनडीए ने पूरा मिला के 37। और जहां कहीं भी, जो भी विधानसभा वार ये स्टडी किए, जहां कहीं भी थोड़ा सा कमी लगता था, वहां उस पैच को भरा गया। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभुनाथ सिंह के बेटे को शामिल कराना, पवन सिंह को दोबारा भारतीय जनता पार्टी में लाना, राकेश रोशन को राघोपुर में जो लड़े थे तो उनको अकेले निर्दलीय, मतलब चिराग पासवान की पार्टी से पिछली बार लड़े थे, 25,000 वोट आए तो उनको दोबारा शामिल करा लिया। तो इस तरह से जो किया जा रहा था, इसको कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट, कि हर जाति वर्ग, हर समूह को कैसे टारगेट करना है, कैसे अपने पाले में लाना है। बिल्कुल। पर असली कहानी अभी बाकी है। जी जी, मैं बता देना चाहता हूं लोगों को थोड़ा सा कि बिहार में राजपूत की, क्योंकि हम चर्चा करें राजपूत बिरादरी की, तो लगभग 3.5% है। वोटों का बड़ा महत्व है। भाजपा के 71 उम्मीदवारों में, जैसा आपने बताया, 15 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। और सांगा यात्रा के दौरान बीजेपी ने जिस तरीके से राजपूत वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश की है, यह चुनावों में एक बहुत बड़ा असर पैदा करेगा। इसको रणनीतिक तौर पर सर आप बीजेपी की कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी हर वोट को इस बार अपने पक्ष में करने की तैयारी कर रही है और उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से रणनीति भी बनाई गई है। आप ही जरा विचार कीजिए ना अभिषेक, कि एक पार्टी से इतर एक कार्यक्रम हो रहा है, सांगा यात्रा, बिल्कुल, राजीव प्रताप रूढ़ी निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें आ कौन रहा है? वसुंधरा राजे सिंधिया, राजनाथ सिंह। आपको लगता है कि बिना पार्टी की इजाजत के ये सब हो रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो ऐसा, तो इसका मतलब कि पीछे से किसी न किसी की शाह थी। बिल्कुल सही बात। और वो शाह शायद शाह की थी। बिल्कुल सही बात। अब आते हैं चुनाव की घोषणा के बाद और टिकट वितरण के बाद। जी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जितनी सभाएं हो रही हैं, हाँ, उसमें मंच संचालन कईयों में कौन कर रहा है? राजीव प्रताप रूढ़ी। महाराजगंज में प्रधानमंत्री की सभा हुई और मंच संचालन कर रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, बगल में बैठे हुए राजनाथ सिंह, और स्टेज पे खड़े एक नौजवान हैं जिनका नाम है रणधीर सिंह, और वो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कंधे पर हाथ रख के बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये तस्वीर गई नहीं कहीं? बड़ा संकेत मिलता है इस तस्वीर का। अब इसलिए समझ में आया, मैं बार बार बोलता हूं कि मोदी और अमित शाह अकारण कुछ नहीं करते। और आज हम चूंकि सिर्फ एक समूह की चर्चा करें, अलग अलग समूहों की चर्चा करेंगे ना, कि ब्राह्मणों में क्या किया, भूमिहारों में क्या किया, कुशवाहा समाज में क्या किया, दलितों के बीच क्या किया, तो हर का एक अलग एपिसोड बन सकता है। बिल्कुल सही बात। और आप देखिएगा कि छोटी छोटी जातियों में भी कैसे प्राथमिकता देके नेचुरल लीडरशिप को पिक करना, उनको ग्रूम करना और उनको मीडिया में लाना और फिर तब टिकट देना, ये सब चल रहा था। ये कहते हैं अमित शाह की नीति। देश में अमित शाह को चाणक्य माना जाता है और बिहार में नीतीश कुमार को। और जिस तरह कोऑर्डिनेशन से दोनों आए हैं इस बार, आप देखिएगा अब स्थिति यह है कि राष्ट्रीय जनता दल या जो विपक्षी महागठबंधन, इसके पास दिखाने को एक बड़ा कोई राजपूत चेहरा है ही नहीं। एक जगदा बाबू थे जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो प्रदेश अध्यक्ष से हट गए हैं। उनके बेटे जो सुधाकर सिंह हैं अपने इलाके में सीमित हैं, और इधर क्षत्रिय नेताओं की फौज उतारी गई है, इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ। हालांकि योगी आदित्यनाथ को किसी एक जाति बंधन में बांधना सही नहीं होगा, लेकिन 11 जनसभाएं हो चुकी हैं। हाँ, हाँ। राजीव प्रताप रूढ़ी को अलग से पार्टी की तरफ से हेलीकॉप्टर दिया गया है कि जहां दिल करे वहां जाओ, वहां उड़ो, वहां जनसभा को संबोधित करो। और उनके नीचे पवन सिंह का रोड शो, उनकी यात्राएं, आप देखिए ना, पूरा एक बुके ऑफ लीडरशिप फैला दिया गया है। आपको क्या लगता है आज की तारीख में जो बहुत सारे पत्रकार जो कवर कर रहे हैं बिहार इलेक्शन, उनसे सिर्फ एक सवाल कीजिए कि इस बार क्षत्रियों का वोट कहां, तो वो कहेंगे 90% एनडीए। यह स्थिति पैदा की गई पिछले लोकसभा चुनाव के बाद। और यह सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय समाज में है, आप किसी भी समाज की बात कर ले तो इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है। 2014 का लोकसभा चुनाव मुझे याद आता है, जब उत्तर प्रदेश अमित शाह को दिया गया। उस वक्त चौथे नंबर की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, चौथे नंबर की पार्टी। इसी तरह वहां भी
एक एक जाति वर्ग, एक एक समूह, किससे अलायंस करना है, छोटी छोटी पार्टियों के साथ समीकरण बैठाना है, ये सब करते हुए पता चला कि जब चुनाव बीत गया तो भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर से पहले नंबर की पार्टी थी। बिल्कुल बिल्कुल, सबने देखा। ये होता है, ये होता है जब आप जमीनी स्तर पर उतरकर काम करते हो तो। और एक नहीं, आपको बहुत सारे समाज के बारे में, जिसके बारे में चर्चा नहीं होती, वहां भी पता चला कि अमित शाह वहां बैठे हुए हैं और मीटिंग ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो देखिए फर्क कि किसकी कितनी सभाएं हुई, कहां पे हो रही हैं, कौन उसमें मंच संचालन करेगा, कौन स्टेज पे रहेगा, कौन नेता का रोड शो है, दोपहर को कौन आएगा तो शाम को कौन आएगा, ये सब चल रहा है। आप जरा सोचिए, मैं आपको एक चर्चित मामला बताता हूं, मोकामा वाली घटना भी आपको पता है। बिल्कुल। वहां ऐसा 3 दिनों से मीडिया कह रही है कि शायद जो कुर्मी समाज है वहां पे, धानो कुर्मी समाज, वो शायद अलग हो सकता है, उनका वोट दूसरी तरफ जा सकता है। आज नीतीश कुमार उस इलाके में बैठे हुए हैं ताकि वो वोट को जाने से रोका जा सके। इस हद तक मैनेजमेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपको अभी एनडीए में आपको कुर्मी के नेता मिलेंगे, कुशवाहा समाज के नेता मिलेंगे, अति पिछड़े समाज के सभी जाति समूहों के नेता मिलेंगे, सवर्णों के सभी जाति समूहों के नेता मिलेंगे। नेतृत्व है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जाति या एक समीकरण के भरोसे कोई लड़ रहा है। तो ये हो रहा है बिहार चुनाव में। और देखिए, अभी तो अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, ज्यादा दिन है नहीं, 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है कि 121 सीटों पे, और बाकी 11 तारीख को मतदान है, 14 को रिजल्ट आना है। उस दिन हम चर्चा ये जरूर करेंगे कि किसकी क्या स्ट्रेंथ थी, किसकी क्या वीकनेस थी, कौन उत्साह से लड़ा और किसने सिर्फ कोरम पूरा किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, चुनाव जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है रणनीतिक तौर पर काम करना। और रणनीतिक तौर पर अगर हम बात करें 2014 के बाद से ही अगर हम देखें, जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, बीजेपी ने लगातार बेहतर काम किया और राज्य दर राज्य, ना केवल केंद्र की हम बात कर रहे हैं, राज्य दर राज्य इकट्ठा किया है, कांग्रेस से छीनने का काम किया। जी सर, क्या कहने वाले? ये तो विपक्षी भी कहते हैं कि बीजेपी इलेक्शन विनिंग मशीन हो गई है। हाँ। तो इलेक्शन विनिंग मशीन ये कहते हैं ना, घोर आलोचक। तेजस्वी ने ऐसा क्या बदला 2014? तेजस्वी ने भी हाल ही में तारीफ भी की थी। तो 4 फ्रंट पे काम हो रहा है। संगठन के स्तर पर, जो हमने बताया कि कैसे समाज के अलग, उसके बाद मुद्दों के स्तर पे, मुद्दा क्या पिक करना है, कैंपेनिंग के स्तर पे, और फिर आगे की कार्य योजना भी बताते हैं। आपको लग रहा हो कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव सिर्फ 2025 का है। अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है कि 2029 में क्या क्या करना है। ये इतने पहले से ये सारा कुछ होता है। बिल्कुल सही बात है। आज जब नीतीश कुमार गए और सम्राट चौधरी की क्या तारीफ की, मैंने नीतीश कुमार के पूरे करियर में किसी एक शख्स की इतनी तारीफ करते नहीं देखी। ये भविष्य की रणनीति है, इसके बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो सब चुनाव जीते जाते हैं। रणनीतिक तौर पर आप मजबूत होते हैं, पहले से तैयारी करते हैं, तभी तो चुनाव जीते जाते हैं। अब आप कांग्रेस का देख लीजिए, चुनाव 6 तारीख को है और अभी 2 दिन पहले मैदान में उतरने हैं आप। एक चीज और है, मोदी शाह 24/7 पॉलिटिशियन है, 365 दिन 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन। अब वो दौर चला गया कि आप सिर्फ चुनाव के 1 महीने पहले आएंगे, विदेश से टहलते घूमते हुए, एक दिन किसी तालाब में तैर लिया, 5 मिनट के लिए ट्रक चला लिया तो 5 मिनट के लिए कारपेंटर बन गए, और फिर चुनाव खत्म तो आप भी चले गए वहां से। अब वैसा नहीं चलता, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको लगे रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। और ये जो राजीव प्रताप रूडी को लेकर हम बात कर रहे हैं, वो इसी का एक संकेत है आने वाले भविष्य के तौर पर कि बीजेपी किस तरीके से हर राज्य में एक अलग रणनीति के साथ, एक अलग अपने चाल के साथ मैदान पर उतरती है। सांगा यात्रा ने जाहिर तौर पर बिहार में जिस तरीके से राजपूत वोटर्स को बदला है, उनके मिजाज को बदला है, उसमें कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी एक बीजेपी के हनुमान की तरह सामने आए हैं, जिसने बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा काम बिहार में करके दिखाया। खैर, आप बीजेपी की रणनीति को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है वास्तव में बीजेपी की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उनकी मेहनत, लगन, जज्बा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार बिहार चुनाव को लेकर अपडेट देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।